गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग उदयपुर। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ बना हुआ हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग समय समय पर एक्सपर्ट के साथ टॉक करेंगे। आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एडलवाइस म्यूचुअल फंड के अंदर भरत सर, जो कि को फंड मैनेजर है और रिच एक्सपीरियंस है इन फंड मैनेजमेंट, लगभग 13 साल से इंडस्ट्री के अंदर है। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं भरत सर का। मोस्ट वेलकम भरत सर। जैसा कि अपन ने ऑलरेडी बातचीत की थी कि आज हम आपसे आपका स्पेशल फंड्स है उसके ऊपर बात करेंगे, रिसेंटली लॉन्च आईपीओ। तो मैं इस पे आपसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं एसएलएम की वीडियो सीरीज में। धन्यवाद विनोद जी। आपने हमें मौका दिया हमारे फंड के बारे में जानकारी देने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगा आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। बस मैं आपका जो रिसेंटली लॉन्च आईपीओ है, रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड है, उसके अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो एक आम इन्वेस्टर को आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय चैलेंजेस फेस करते हैं और वो उन चैलेंजेस को इस फंड के द्वारा कैसे ओवरकम किया जाता है और कैसे एक इन्वेस्टर को फायदा पहुंचता है? देखिए विनोद जी, अगर आप देखिए आईपीओ इन्वेस्टिंग कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से चल रहा है। अगर आप यस सर। देखोगे तो सबके पास कहानियां होती है कि हमने रिलायंस को लिस्ट होते हुए देखा है, हमने इन्फोसिस को लिस्ट होते हुए देखा है, हमने फेसबुक को लिस्ट होते हुए देखा है। तो सबके पास कहानियां हैं और सब लोगों ने ये कंपनियों को बड़े होते हुए देखा है। यस सर। और ये किसी ना किसी टाइम पे हर एक, अगर आप देखोगे अपने पिताजी या किसी से भी पूछोगे तो बोले हमने कभी इन्वेस्ट किया था ये सब स्टॉक्स में। बट ये बाद में इन्होंने कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। स्टॉक लेते हैं आईपीओ के टाइम पे और बाद में फिर वो निकल जाते हैं। तो ये आईपीओ इन्वेस्टिंग कोई नई चीज नहीं है। बेसिक हाइप इसमें यही रहता है कि अपने को कंपनियों को जल्दी पकड़ना है। ओके। जब कंपनियां बहुत छोटी होती है, आईपीओ के टाइम पे आती है, जब कंपनियां छोटी होती है और उसी टाइम अगर आप अच्छी कंपनी को पकड़ लें, निवेश कर ले उस कंपनियों में, तो आपको रिटर्न प्रोफाइल काफी बेटर होता है, आपको मिल सकता है। हमने स्टोरियां सुनी है बड़ी बड़ी के इन्फोसिस जब आया था तब तो कोई अप्लाई भी नहीं कर रहा था आईपीओ में, और कैसे वो आईपीओ डिवॉल्व हो गया और बाद में अंडरराइटर्स ने एक्चुअली वो आईपीओ लिया फाइनली। तो इस टाइप की स्टोरियाज बहुत है और लोगों ने बहुत पैसा बनाया है आईपीओ के थ्रू। बट अगर आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर को भी ये स्टोरी बहुत पसंद आती है कि आप कंपनियों की आइडेंटिफाई करो, अच्छी कंपनी को पहले इन्वेस्ट कर लो, जैसे जैसे मार्केट में आई वैसे इन्वेस्ट कर लो। तो रिटेल इन्वेस्टर को काफी अच्छा लगता है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट ये 3-4 चैलेंजेस आ जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर को। पहला चैलेंज ये होता है कि आईपीओ में जो इन्वेस्टिंग करना है, तो इन्वेस्टिंग का जो तरीका है, आपको रिटेल जो सब्सक्रिप्शन कोटा है, रिटेल कोटा के थ्रू आप अप्लाई करते हो, उसमें सब्सक्रिप्शन नंबर्स बहुत हाई होते हैं। ओके। क्योंकि सब्सक्रिप्शन नंबर्स अगर आप देखोगे जिसमें काफी लिस्टिंग डे गेन्स काफी रहते हैं। हमने एनालिसिस किया है जहाँ पे लिस्टिंग डे रिटर्न्स बहुत ज्यादा रहता है। ऑन एन एवरेज अराउंड 33% ओवर सब्सक्राइब होता है उस टाइप के स्टॉक, मतलब जहाँ पे 50% से ज्यादा रिटर्न मिलता है लिस्टिंग डे के दिन, वहाँ पे 33 टाइम्स सब्सक्राइब होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर को एक्चुअली में अप्लाई करने के बाद भी, सपोज मैंने बहुत रिसर्च कर लिया है इस कंपनी के बारे में, मुझे कंपनी अच्छी भी लग गई और मैंने अप्लाई भी कर दिया, बट आपको वो रिटेल में एलोकेशन मिलता ही नहीं है बिकॉज वो सब्सक्राइब ही इतना हेवीली हो जाता है। राइट सर। अभी राइट सर। इसमें क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है कि उस चक्कर में सब आईपीओ में अप्लाई कर देता है कि बोलते किसी ना किसी में तो मिल जाएगा मुझे। ये दूसरा तरीका होता है रिटेल इन्वेस्टर का। तो एक तो क्या है, राइट। अच्छे कंपनियों में आईपीओ में मिलता नहीं है माल, और दूसरा है खराब कंपनियों में आईपीओ में माल मिल जाता है। तो नेट नेट नुकसान राइट। रिटेल इन्वेस्टर का हो जाता है क्योंकि अच्छी कंपनियां मिली नहीं और खराब कंपनियां रह गई अपने पास। तो ये दूसरा प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन। सब आईपीओ अच्छे नहीं होते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आईपीओ बहुत सेलेक्टिवली करना चाहिए। तो ये दूसरा प्रॉब्लम आता है कि रिटेल इन्वेस्टर को ये सोचना है कि सारे आईपीओ में नहीं करो, गिन चुन के जो अच्छे लगे वो आईपीओ में करो। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है कि अगर आप चलो आपका लक अच्छा रहा, क्योंकि ये जो एलोकेशन होता है वो लॉटरी सिस्टम बेसिस पे होता है। अगर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको लॉटरी बेसिस पे मिलता है। अभी किसी का लक अच्छा भी रहा कि किसी को मिल भी गया, तो वो अलॉटमेंट आपको सिर्फ एक लॉट का होता है। अभी आज का वैल्यू एक लॉट का अराउंड 15,000 रुपया वैल्यू वर्थ है। तो राइट। कोई पैसा बना नहीं पाता।
रिटर्न बन जाते हैं कि स्टॉक 50% ऊपर लिस्ट हो गया है, बट आपने पैसा कितना बनाया? अगर 15,000 पे 50% रिटर्न बना तो 7,500 रुपये बनता है। तो राइट। पैसा, वेल्थ नहीं बनता है। आप थोड़ा बहुत रिटर्न बन गया है बट वेल्थ नहीं बना। तो ये तीसरा शॉर्ट सेटअप टर्म बन मनी रहा है। बन गई बट वेल्थ नहीं बनी। हाँ, और उसके बाद अगर टैक्सेशन एंगल देखोगे कि उसके बाद टैक्स लगने वाला है और उसके बाद कितना रिटर्न बना है, तो ज्यादा रिटर्न बनता है। राइट। और चौथा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि लोग लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। मैं जैसे बहुत सारे एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ, इन्फोसिस है, जब ये सब कंपनियां लिस्ट हुई है और ये कंपनियों को अगर आप लंबे अवधि तक होल्ड करके रखते थे तो आपको रिटर्न्स काफी बेटर मिलते हैं। हम्म। हमने एक एनालिसिस की है, अगर कंपनियों को फर्स्ट डे जो अच्छी लिस्टिंग हुई है उसको एक साल और हम्म। रखते हो तो आपको 30% और रिटर्न मिलता है। तो आपको लिस्टिंग डे ग्रेट। के दिन एवरेज 34% रिटर्न मिला और उसके ऊपर 30% रिटर्न मिला। अब ये 30% रिटर्न आप बड़े बेस पे कमा सकते हो, बिकॉज लिस्टिंग के डे के दिन आप खरीद सकते हो स्टॉक। राइट। तो आईपीओ इन्वेस्टिंग में ये इन्वेस्टिंग लिस्टिंग डे गेन के हिसाब से नहीं होता है, ये एक्चुअली आपको होता है अ, 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 लंबी अवधि के लिए, कि आपको अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करनी है और होल्ड करनी है वो कंपनियों को थोड़े टाइम तक राइट। के लिए। राइट ब्रदर। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर हम लोग अब हमारा फंड देखें, इडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, ये क्या करता है? हाँ हाँ। ये इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में फॉल करता है, तो हम इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, जहां पे अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, लॉटरी बेसिस पे नहीं है, प्रोपोर्शनेट, जितना हमने अप्लाई किया उसके बेसिस पे हमको अलॉटमेंट आता है। तो एक तो आपको एक्सेस आपको मिल जाता है, दूसरा है सिलेक्शन, बिकॉज इंस्टीट्यूशन साइड है तो हमारे पास एक्सेस इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू मैनेजमेंट वो काफी बेटर होता है। तो हमारा सिलेक्शन उस एंगल से होता है, क्योंकि हम लोग रिसर्च टीम रहती है, वो रिसर्च टीम आइडेंटिफाई करती है, उस सबसे सिलेक्शन होता है। राइट सर। और राइट तीसरा है, सर। हम लॉन्ग अवधि के लिए सोच रहे हैं, हमको हमारे टैक्सेशन नहीं है रिटेल लेवल पे, हमारे एंड पे पोर्टफोलियो लेवल पे टैक्सेशन नहीं है, कस्टमर लेवल पे टैक्सेशन है। जब एक कस्टमर फंड के अंदर आता है जाता है तो उस टाइम टैक्सेशन होता है, हमारे लेवल पे टैक्सेशन नहीं है। तो हम लंबी अवधि के लिए सोचते हैं कि भाई लंबी अवधि के लिए हमको कौन से स्टॉक लेने हैं और उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है काफी बेटर रहा है नॉर्मल फंड के हिसाब से, और ये हम चलाते हैं। इसमें बेस अगर आप देखोगे लास्ट 5-7 सालों में कंपनियां जो आई हैं आईपीओ के थ्रू, ये बहुत अलग कंपनी आई है जो आपको नॉर्मल फंड के अंदर मिलती नहीं है। तो हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट दिस फंड इज कि ये फंड में आपको उस टाइप की कंपनियां मिलेगी जो आपको रेगुलर फंड में नहीं मिलेगी। ग्रेट। मिसाल के तौर पे अगर आप देखोगे कि लास्ट 5-7 सालों में कई नए सेक्टर्स आए हैं। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनी 2018 में, इंश्योरेंस कंपनी 2016 से 18 के बीच में सारी कंपनियां लिस्ट हुई है। तो आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनियां पहले राइट। लिस्ट नहीं हुआ करती थी, ये इंश्योरेंस कंपनी अभी आईपीओ के थ्रू आई है। डायग्नोस्टिक कंपनियां आईपीओ के थ्रू अभी आई है। तो ये सब कंपनियां आपको नॉर्मल पोर्टफोलियोज में नहीं मिलती है। अभी आप देखो इंटरनेट बेस्ड कंपनियां वापस काफी आने लग गई है। तो अब मैं बोल रहा हूँ इस टाइप की कंपनियां आपको नॉर्मल पोर्टफोलियोज में नहीं मिलती है। इस टाइप की कंपनियां इस टाइप के फंड के अंदर आपको मिल सकती है, जिसके कारण आपको एक्सपोजर नए सेट ऑफ बिजनेसेस में मिल रहे हैं। सो दिस फंड इज अबाउट, ये फंड है नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का। अगर इंडिया को 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जाना है तो बहुत नए नए बिजनेसेस आएंगे, और नए नए बिजनेसेस आईपीओ के माध्यम से जब आएंगे तो ये फंड उसमें एक्सपोजर लेगा और इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। तो हमारा बेसिक हाइपोथेसिस ये फंड के थ्रू यही है, एक तो आईपीओ में आपको एक्सेस मिल सकता है, हम लॉन्ग अवधि के लिए सोच रहे हैं, और आपको एक्सपोजर मिल रहा है नई कंपनियों में जिसका ग्रोथ पोटेंशियल, अब इंडिया 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जाएगा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। उसी बेसिस पे ये ओके। फंड का लॉन्च किया हुआ था। ओके। ओके। ब्रदर सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ जो फंड है, क्या ये न्यू लॉन्च फंड है या एग्जिस्टिंग फंड है? और जैसा कि आपने इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया, वंडरफुल परफॉर्मेंस है पास्ट, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस के ऊपर डिटेल से 2 मिनट के अंदर आप और बताइए। और ये जानना चाहूँगी, ये न्यू फंड है या एग्जिस्टिंग फंड था? सो ये फंड नया नहीं है, दिस इज एक पुराना फंड है। हमने 2018 में ये फंड लॉन्च किया था, प्लस क्लोज एंडेड ग्रेट। फॉर्मेट में लॉन्च किया था। अब जून ओके। से हमने इसको ओपन एंडेड फॉर्मेट कर दिया है, तो अभी कोई भी ओके। इसमें निवेश कर सकता है ये फंड के अंदर पे। सो ये फंड हाँ हाँ। ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं इस फंड को। अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो सिंस अगर इंसेप्शन के हिसाब से देखेंगे कि जब से फंड चालू हुआ है
तो ये फंड ने 19% रिटर्न दिया है जुलाई के एंड तक। अगर उसके कंपेयर करें बेंचमार्क, जो अभी बेंचमार्क है इसका, जो हमने इसके लिए आईपीओ फंड का बेंचमार्क बनाया है, वो उसने अराउंड 11% रिटर्न दिया है। अगर आप और ब्रॉडर बेंचमार्क भी देखना चाहते हो तो एनएससी 500 ब्रॉडर बेंचमार्क है, उसने अराउंड 12% रिटर्न दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप बेंचमार्क ने अराउंड 11 और 8% रिटर्न दिया है। तो अगर आप उसके कंपैरिजन में करोगे तो ये फंड ने काफी अच्छा किया। इस अगर सपोज 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 साल में इस फंड ने 22% रिटर्न दिया है। अगर इसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे, जो लास्ट 100 लिस्टेड आईपीओ कंपनीज का बेंचमार्क है, उसने अराउंड 13% रिटर्न दिया है। मिड कैप, स्मॉल कैप, एनएससी 500, अगर देखोगे ये तीनों इंडेक्स जो ब्रॉडर इंडाइसेस है, सब लोग जिससे कंपेयर करते हैं जनरली फंड को, वो 12 से 13% रिटर्न, 12 से 14% का रिटर्न दिया है। तो इस फंड ने 22% रिटर्न इन फंड के इंडेक्स कंपैरिजन में काफी बेटर रिटर्न दिया है। तो अच्छे मार्जिन से इसने बेंचमार्क को बीट किया है, पास्ट परफॉर्मेंस हैंडसम है। और ये पुराना फंड था क्लोज एंडेड, उसी को भी आपने ओपन एंडेड कर दिया और उसका नाम चेंज हो गया रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ। हाँ, राइट बिल सर? यस सर। ओके, नेक्स्ट मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये फंड केवल आईपीओ में ही लिस्ट इन्वेस्टमेंट करता है या प्री लिस्टिंग आईपीओ भी काफी सारे ऑफर्स मार्केट में आते हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, या अदर देन आईपीओ में भी इन्वेस्ट करता है? सो ये देखिए, ये फंड प्री आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता है। सो अपॉर्चुनिटी प्री आईपीओ में बहुत आती है, बट वो अलग रिस्क रिटर्न प्रोफाइल रहती है। ये फंड उसके लिए नहीं बना हुआ है। उसमें कोई कंपनियां प्री आईपीओ के लिए आती है और कंपनियां फाइनली आईपीओ के लिए आती ही नहीं है, तो आप अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट में रह जाते हो। तो हमारे हिसाब से वो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं होना चाहिए, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होना चाहिए। तो वो एआई प्लेटफॉर्म पे काफी प्रचलित है वो प्री आईपीओ फंड्स। ये फंड प्री आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता है। ये फंड प्राइमरी आईपीओ कंपनियों में, जो लास्ट 100 आईपीओ कंपनियां हैं उसी में इन्वेस्ट करता है प्राइमरली। वो इसी में इन्वेस्ट करता है। अगर आप देखोगे ये फंड के अंदर नॉर्मल स्टॉक जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, ये इस टाइप के आपको स्टॉक्स नहीं दिखेंगे ये फंड में, बिकॉज ये फंड लॉन्च किया है जो स्टॉक्स आईपीओ के थ्रू आए हैं उनके में ही इन्वेस्ट करने का। तो ये फंड में आपको वही दिखेंगे। तो ये प्री स्पेसिफाइड फंड ऑब्जेक्टिव के तहत कि ये केवल आईपीओ जो लिस्टेड होने वाले हैं उन्हीं लिस्टेड आईपीओ में ही इन्वेस्टमेंट करेगा, प्री लिस्टिंग में नहीं करेगा और अदर इक्विटीज में भी नहीं करेगा। राइट सर? बराबर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत सर, आपको काफी हैंडसम एक्सपीरियंस है इन बैलेंस एडवांटेज, और एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड सुपर परफॉर्मेंस के लिए फेमस है। बैलेंस एडवांटेज फंड मार्केट से अलग है, क्या स्पेशलिटी है और क्या आपने स्पेसिफिक प्रोसेस एडॉप्ट किया जिसके कारण आपका फंड सुपर रॉकेट परफॉर्मेंस कर रहा है मार्केट में, और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए शूट करेगा बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी? आज की डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा हैवी वॉलेटिलिटी है, आम इन्वेस्टर मानता है कि मार्केट काफी हाई है, और एक स्पेशलिस्ट से पूछे तो कहे कि मार्केट आने वाले समय में 2 लाख चला जाएगा, 1.5 लाख चला जाएगा, 5 साल में ये हो जाएगा, 10 साल में ये हो जाएगा। इंडस्ट्री के बड़े सारे दिग्गज कहते हैं। तो किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी आपके एक्सपीरियंस के तहत सूट करती है? तो मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी जब बनाया गया था तो बेसिकली ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन कॉल अगर नहीं लेना है तो बहुत इजी हो जाता है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के थ्रू। एसेट एलोकेशन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होता है, उससे आपका मोटा मोटा रिटर्न आपको मिल जाता है कि कितना रिटर्न बन सकता है आपके। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो कोशिश करते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड से रिटेल इन्वेस्टर को वो तरीका का वो नहीं करने। भाई बैलेंस एडवांटेज फंड अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में 3 टाइप के फंड होते हैं। एक फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर अपने मर्जी के हिसाब से चलाता है कि मुझे आज अच्छा लग रहा है मार्केट तो आज मैं इक्विटी में ज्यादा हूँ, आज मुझे खराब लग रहा है तो आज मैं डेट में ज्यादा हूँ। तो ये एक तरीका है। ये बहुत एडॉक तरीका है मेरे हिसाब से। कई बार कोई सक्सेसफुल हो जाता है, कोई अनसक्सेसफुल रहता है। तो ये एडॉक तरीका है मेरे हिसाब से। ये तरीका बहुत डिफिकल्ट है रेप्लिकेट करना, किसी का सक्सेस और किसी के बारे में बता नहीं सकते। दूसरा तरीका होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, कि आप कोई एल्गोरिथम या कोई तरीका ढूंढो जिससे आप इक्विटी में इन एंड आउट कर सको। उसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक वैल्यूएशन बेस्ड तरीका होता है जो लोगों को काफी प्रचलित है, कि अगर वैल्यूएशन हाई है तो हम हमारा इक्विटी लेवल कम कर देते हैं और वैल्यूएशन कम है तो हमारा इक्विटी लेवल बढ़ा देते हैं। ये एक तरीका है जो बहुत लोगों ने अडॉप्ट किया है।
दूसरा तरीका है, हम कोशिश करते हैं अगर मार्केट अच्छा है तो हम इक्विटी लेवल बढ़ाते हैं, मार्केट अगर खराब है तो इक्विटी लेवल घटाते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं। एक तो एडहॉक है कि हमको जैसा अच्छा लगा हमने किया। दूसरा, दो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है राइट। जिसमें एक वैल्यूएशन यूज करते हैं, और दूसरा मार्केट को देख के करते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग हमको लगता है कि इंडियन मार्केट को, ये जो मार्केट को देख के करने का, कि मार्केट अच्छा लग रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो इक्विटी में, वो काफी चलता है। और अगर आप देखोगे हिस्ट्री, देखोगे लास्ट 18-20 साल की हिस्ट्री, इंडियन मार्केट में अगर कोई एक ट्रेंड आ जाता है, या अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, जो भी ट्रेंड आता है वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अगर आप 18 साल की हिस्ट्री देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक 14 साल हिस्ट्री में ये रहा है कि मार्केट ने ट्रेंड दिखाया है, अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड। मैं जब ट्रेंड बोलता हूँ तो या बेसिकली बोल रहा हूँ 10% से ज्यादा पॉजिटिव, 10% या नेगेटिव 10% से ज्यादा रिटर्न है। तो अगर आप देखोगे 4-5 साल ही रहा है जहाँ पे ट्रेंड दिखे नहीं है, जहाँ पे मार्केट स्टेबल रहा है ±10% के अराउंड, तो वहां पे ट्रेंड नहीं है, वहां पे रिटर्न्स बने नहीं है, कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं, उस टाइप के। तो ये ट्रेंड मार्केट में आपको ट्रेंड पकड़ना बहुत जरूरी है। हमारा बैलेंस राइट। एडवांटेज फंड ट्रेंड बेस्ड मॉडल पे चलाते हैं, जहाँ पे मार्केट अगर अच्छा है तो हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, अगर मार्केट खराब होता है तो हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। ओके। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, 2020 में एक थोड़ा यूनिक साल था, जहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड दिखा। पहला क्वार्टर जो था, पहला तिमाही था, जनवरी से लेके मार्च तक मार्केट ऑलमोस्ट 38% गिरा था। तो एक राइट। नेगेटिव ट्रेंड मिला था, जिसके कारण हमने वो ट्रेंड पकड़ा, क्योंकि हम जैसे जैसे मार्केट खराब होता रहता है हम हमारा इक्विटी लेवल कम करते रहते हैं। उस हिसाब से हमने वो ट्रेंड पकड़ा, और जिसके कारण हमने काफी हद तक परफॉर्मेंस बचा लिया। राइट। जैसे उस टाइम तक लोगों का ने जहां मार्केट 38% गिरा था, लोगों के फंड 20 से 25% गिरे थे, हमारा 20% से कम गिरा था, तो हमने वेल्थ को बचा लिया था जिससे। और जब अप राइट। ट्रेंड आया, अप्रैल के बाद जब अप ट्रेंड आया जो अभी तक चल रहा है, वो ट्रेंड में हमने अपना पोजीशन बढ़ाया, हमने हमारा इक्विटी लेवल बढ़ा दिया। उसके कारण ओके। अगर आप देखोगे वहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, सारे सेंसेक्स देख लो या निफ्टी इंडाइसेस देख लो, सब दोनों डबल हो चुके हैं बॉटम से। तो वहां से हमने वो परफॉर्मेंस दिया है। तो आप गिरते मार्केट में कम गिरे हो और बढ़ते मार्केट में आपने कैप्चर किया, उसके कारण परफॉर्मेंस आ चुका है। तो हमारे हिसाब से वो ट्रेंड बेस्ड मॉडल वर्क करता है ज्यादा। वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि जब मार्केट थोड़ा सा बढ़ता है तो आपको वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगने लगते हैं। अगर आप देखोगे 7,000 पे लोगों को वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा था, बट 7,000 में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी घुसने की मार्केट में। 8,000 राइट। राइट 9,000 सर। पे राइट। थोड़ा बहुत किसी ने मेहनत की होगी, और 10,000 आते आते सबको मार्केट बहुत महंगा लगने लगा। और 11,000 आते एब्सोल्युटली आते तो राइट। सब बोल दिए कि भाई बहुत एक्सपेंसिव हो गया, अभी कोई निकल नहीं सकता। तो 11,000 के बाद मार्केट 12,000 गया, 13,000, 15,000। तो हमसे मार्केट अलग लेवल पे जा रहा है। वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल बहुत डिफिकल्ट इसलिए कैप्चर कर पा रहे हैं। इसके कारण हमारे हिसाब से इंडियन मार्केट को एटलीस्ट एसेट एलोकेशन कॉल के अंदर ट्रेंड बेस्ड मॉडल काफी सूट करता है। ओके। तो ओके। वो हमारे हमने वो फॉलो किया है, और उसके कारण परफॉर्मेंस आया है। बस सर, जो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का स्पेसिफिक कोई प्रोसेस है, या आपकी रिसर्च में आपको आइडिया देती है कि ट्रेंड पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो ये बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड का है। अगर हमारा एल्गोरिथम चलता है तो हम लोग बेसिकली तीन चीजें देखते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है क्या नेगेटिव ट्रेंड है। हम सिंपल तीन पिलर है हमारे इसमें देखने के लिए। पहले हम लोग देखते हैं कि अभी का निफ्टी का लेवल्स, आज का लेवल एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना, 3 महीने के एवरेज के हिसाब से कितना ऊपर नीचे है। अगर आज का निफ्टी का लेवल एक राइट। महीना, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना, 3 महीने के ऊपर है, तो हम बोलते हैं ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो ये एक पहला सिग्नल होता है ओके। हमको दिखाने के लिए। दूसरा सिग्नल ये होता है कि ये ट्रेंड हेल्दी है कि नहीं। तो हम इसमें चेक करते हैं कि ये वोलेटिलिटी कितनी है, कि ये अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो हम बोलते हैं ये ट्रेंड है, हेल्थ अप ट्रेंड है बट हेल्दी नहीं है। ये डाउन ट्रेंड है बट ओके। हेल्दी नहीं है, तो उस हेल्दी राइट। ट्रेंड में हमारा इक्विटी लेवल कम होता है। तो ये दूसरा तरीका है। ओके। और तीसरा फाइनली हम देखते हैं कि हम ओवरराइडिंग करते हैं कि अगर कभी कोई मार्केट कंडीशंस चेंज होते हैं, एग्जांपल है कोई डिमोनेटाइजेशन आ जाता है, या कोई आरबीआई पॉलिसी अनाउंस हो जाती है, या कोविड टाइप का सिनेरियो होता है, तब एक फंडामेंटल ओवरराइड हो जाता है कि उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये तीन सिग्नल्स हमें बताते हैं फाइनली हमें करना क्या है। बस सर, आपको इंडस्ट्री का 13 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और बुक
का हिस्ट्री देखें तो इंडिया के अंदर 1979 से लेकर अभी तक की 42 साल की हिस्ट्री अपने सामने अवेलेबल है, और लगभग 16% का सीएजीआर रिटर्न इंडियन इकोनॉमी ने दिया है। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ऑलरेडी मोदी गवर्नमेंट ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लिया है, और 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हो कि इंडियन इन्वेस्टर को इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना शानदार रिटर्न मिल सकता है, या क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के तहत? देखिए, हर एक 20 साल का पीरियड किसी और कंट्री का होता है। हमने देखा है पहले यूरोप काफी डोमिनेट करता था वर्ल्ड मार्केट्स में, बाद में यूएस करने लगा, जापान बीच में आया था, चाइना भी चल रहा है, और अभी इंडिया के टाइम है। राइट। तो हमारे हिसाब से अगर देखेंगे तो इंडिया का काफी हद तक काफी चीजें इन लाइन है कहाँ पे हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अगर 10-20 सालों की बात करें, हाँ इंडिया की हाँ। पॉपुलेशन काफी यंग है, हमारे में साइज है, हमारे पास आदमी मतलब हमसे पॉपुलेशन वाइज भी साइज है, और हमारे पास लैंड मास भी बहुत काफी है। तो आप इंडस्ट्रिया काफी काफी जगह डाल सकते हैं, हाँ हाँ। डाइवर्सिटी भी है, तो हम कई चीजें प्रोडक्ट यूज करते हैं, कई चीजें हम कंज्यूम कर सकते हैं। हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमी भी काफी अच्छी हद तक हो सकती है, बिकॉज हमारे पास बड़े बड़े पोर्ट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपोर्ट, कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग तीनों चीज हम कर सकते हैं, तो हमारे पास कैपेबिलिटी काफी है, कंडीशंस है, हमें राइट पॉलिसी डायरेक्शंस की जरूरत है। इंडिया ग्रेट। कई बार डिस्कशन होता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हाँ अगर हाँ। पॉलिसी कंडीशन खराब होने के बाद भी ग्रो करते हैं, क्योंकि ग्रेट। हमारे में इनहेरेंट है कि हमें बढ़ना है आगे। हाँ तो हाँ हमारे हाँ। हिसाब से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर 10-20 सालों के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया का टाइम आ सकता है, और अपॉर्चुनिटी काफी है। अगर आप वर्ल्ड मार्केट देखोगे तो वहां पे अगर सपोज इंटरेस्ट रेट अगर सपोज इतने लो है, तो एक इन्वेस्टर निवेशक के लिए तो बहुत मुश्किल है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हम रिटर्न्स बना के सके। तो इक्विटी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर आप देखोगे इंडिया जब 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन इकोनॉमी गया था, उसमें काफी अपॉर्चुनिटी मिली थी। अभी 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज के काफी एवेन्यूज ओपन अप होंगे आपके लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप 5-10 साल या 20 साल का व्यू ले रहे हो, तो इक्विटी इन्वेस्ट करना नो ब्रेनर है मेरे हिसाब से, कि ओके। ये टाइम आपको 20 सालों के लिए ले रहे हो, तो 20 सालों में इक्विटी से बेटर आपको रिटर्न कोई दे सकेगा तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। और आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स अगर देखना है तो इक्विटी ही आपको जो बेटर दे सकेगा। बस आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कमिंग 20 ईयर्स के अंदर इट इज डबल डिजिट रिटर्न और सिंगल डिजिट रिटर्न मिलने की उम्मीद है? हिस्ट्री ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं। देखिए, दो चीज है, एक इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जनरली, हाँ हाँ। आपके रिटर्न प्रोफाइल कैसे बनेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए कि हमेशा हम कंपेयर करते हैं हमको फिक्स डिपॉजिट से हमें को कितना पैसा मिल रहा है। अगर फिक्स डिपॉजिट के रेट्स राइट। ग्लोबली कम हुए हैं, इंडिया में भी एक अगर आप 1990s में देखोगे तब हमें 15, 17, 18% के फिक्स डिपॉजिट मिलते थे, वो कम होके 12% राइट। हुआ है 2000 में, और वो 2010 आते आते 8-9% हुआ है, अभी शायद 5% है। तो राइट। इंटरेस्ट रेट्स कमी हुए हैं, और इसके कारण इक्विटी के रेट्स भी धीरे धीरे आपको कमी मिलने चाहिए। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20% के ऊपर रिटर्न मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। मेरे हिसाब से थोड़ा रीजनेबल अजम्पशन रखना चाहिए। इन्फ्लेशन से आपको 4-5% एक्स्ट्रा मिल जाए 20 सालों में तो बहुत बेटर है, काफी मतलब कि बेटर है। इन्फ्लेशन या आपने एफडी काफी रिटर्न्स बेटर को है। अल्फा 4 to 5% इजीली मिल जाएगा। हाँ, यू तो कैन आपने से कि बोला अगर अल्फा आपको इन्फ्लेशन से चार 5% से के पांच आसपास मिल परसेंट जाना आप चाहिए। बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपका परफॉर्मेंस, आपका वेल्थ बनता जाएगा। अगर इन्फ्लेशन से आप 5% बीट करेक्ट। करते रहोगे तो आपका रिटर्न बन जाएगा, वेल्थ बनता रहेगा। बस मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन कि दोनों चीज़ों को मैं समराइज करना चाहता हूँ कि बैलेंस एडवांटेज फंड किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए बेटर है, और अप्रोक्सीमेट एफडी से कितना अल्फा दे पाएगा, और सेकंड जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड है वो किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए, और क्या टाइम ओरिजिन के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू? सब बैलेंस एडवांटेज फंड अगर आप देखोगे तो एक है ना, ऑल सीजन फंड है। इसमें क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर को कभी टाइम नहीं करना है कि मुझे आज इक्विटी मार्केट अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, वो फंड मैनेजर के आपने उसके एल्गोरिथम पे छोड़ दिया है, और वो एल्गोरिथम आपको अच्छा लग रहा है तो वो एल्गोरिथम आपके हिसाब से काम करेगा।
तो मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा फंड हो सकता है जिसमें आप पैसा डाल दीजिए, और जैसे जैसे आपको मार्केट अच्छा लगता है तो आप इक्विटी में उसमें से निकाल के इक्विटी में डाल दीजिए। अगर मार्केट खराब लगता है तो आप या तो बैलेंस एडवांटेज फंड में रखिए या डेट फंड में डाल दीजिए। आपको वो टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर वो फंड में, तो ये आपके लिए एक बेस फंड हो जाता है कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जहां से आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी में चालू कर सकते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर आप रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड की बात करें तो ये आईपीओ फंड है, ये जो फंड है वो अगर आप देखोगे तो आईपीओ इन जनरल कैटेगरी जो कंपनियां आती है वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आती है। कंपनियां जब छोटी रहती है तभी वो आईपीओ के लिए आती है जनरली। तो वो अगर आपको परफॉर्मेंस आएगा, वो मिड कैप स्मॉल कैप जैसे बिहेव करते हैं वैसे परफॉर्मेंस आएगा। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में अगर 2 साल के लिए मंदी रही तो परफॉर्मेंस आईपीओ स्टॉक्स के भी थोड़े वीक रह सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर जो आता है वो ये 3 साल से 5 साल की अवधि के हिसाब से आए, क्योंकि आईपीओ स्टॉक में ये कंपनियां अभी जस्ट लॉन्च हुई है, उनको 2-3 साल देना पड़ता है परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, तभी वो परफॉर्मेंस दिखाता है एंड उसका रिटर्न्स बनता है। तो मेरे हिसाब से जो ये फंड में आ रहे हैं वो एक तो ये सोच के आया कि ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स रहने वाला है, क्योंकि इसमें 2/3 पोर्टफोलियो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जाता है। और ये फंड 3 से 5 साल की अवधि में आए, क्योंकि ये फंड लिस्टिंग डे गेन के लिए नहीं है। ये फंड लिस्टिंग डे गेन नहीं बना के देता है। ये फंड अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करता है और लंबी अवधि तक होल्ड करता है, जिसके कारण परफॉर्मेंस आता है। अगर हमारा आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो हमने हमारे 3 साल का हिस्ट्री है, हमने हमारा एवरेज होल्डिंग पीरियड एक एक स्टॉक का 2.5 साल के ऊपर है। ओके ओके। तो हमने ये स्टॉक लिए हैं और होल्ड किया है, उसके कारण ये रिटर्न्स आए हैं। लिस्टिंग डे के कारण रिटर्न नहीं बने हैं ज्यादा। बस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और दोनों फंड के बारे में डिटेल बताई। और जो मैं करेक्ट में बताना चाहता हूँ, अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो आप कोई गलती हुई हो तो आप उसको इंटरफेयर करना, कि बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो कंजर्वेटिव रिस्क लेना चाहता है, एफडी से 1-2% रिटर्न ज़्यादा मिले, और एनी टाइम एंट्री इज गुड टाइम। जब भी वो चाहे एंट्री कर सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर उसको अपने वैल्यूएशन बेस या ट्रेंड बेस या व्हाटएवर जो भी उनका रिसर्च बेस मॉडल है उसको फॉलो करते हुए इक्विटी इंक्रीज और डिक्रीज टाइमली करते रहते हैं। और दूसरा जो रिसेंटली आईपीओ लिस्टेड फंड है वो उन इन्वेस्टर के लिए है जो एग्रेसिव है, रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म 5 years प्लस का व्यू हो तो और वंडरफुल रिटर्न्स मिलने के चांसेज है। क्या मैं सही बता पा रहा हूँ सर? भरत सर बराबर है, आप बराबर पकड़े हैं। ग्रेट ग्रेट, धन्यवाद भरत सर, आपने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया, आपके दोनों फंड के बारे में डिटेल बताई। थैंक यू सो मच भरत सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.